हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ आर डी शर्मा बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अगर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है, एक ट्रायंगल मेंशन है, ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें आपको पी क्यू साइड और पी आर साइड दी हुई है। पी क्यू है आपका 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री एट क्यू। अब मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan p और cot r। कैसे प्रोसीड करेंगे देखिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल की हेल्प से अपनी थर्ड साइड निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। हम अपना बेस फाइंड आउट करेंगे और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल P QR by using Pythagoras theorem हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। सभी जानते हैं, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट जानते हैं ऑलरेडी। आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर, आपका हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? पी आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर प्लस आपका हाइट स्क्वायर। और हाइट को आप चाहे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, चाहे एल्टीट्यूड भी। यानी आपका पी क्यू हाइट भी है और इसको अनदर नेम से भी रिकॉल करते हैं, अनदर नेम से भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। तो आर क्यू और पी क्यू स्क्वायर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पी आर की वैल्यू क्या है? 13 स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और पी क्यू की वैल्यू है 12 स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां आएगा आपका 13 स्क्वायर 169, आर क्यू स्क्वायर और 12 स्क्वायर आपका आ जाएगा 144। आप इसको इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तब की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर क्यू की वैल्यू आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज 25। तो आपकी आर क्यू की वैल्यू क्या हो गई? √25। और √25 की वैल्यू सभी जानते हैं 5। तो आपका थर्ड साइड ये जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना था। tan p और cot r, तो सभी जानते हैं कि tan p का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि जब आप पीक एंगल के थ्रू निकालेंगे यानी tan PA, तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला हो जाता है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर में ही साइड में चेंज होगा। अगर tan P के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर और जस्ट इसके बगल वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज cot r निकालेंगे हम। cot r का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता दिया था। और जिन बच्चों ने भी मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जहां से वो इजीली जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करके पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, है ना, उनके बीच में राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में उनके रिलेशन क्या होते हैं। जस्ट लाइक जैसे यहां मैंने लिखा है tan p का परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan p और cot में यानी tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन होता है? जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। तो cot थीटा का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका? अब r के लिए देखिए, r के लिए आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये, तो 5/12। और हमने लास्ट में इस क्वेश्चन में आपका एक और चीज मेंशन था कि इज tan p एंड cot r बोथ आर इक्वल? यस।
आप देख पा रहे होंगे कि टेन पी की वैल्यू भी 5/12 आई है और कॉट आर की भी 5/12 आई है. सो यस, टेन पी इज इक्वल टू कॉट आर. आई होप आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमें करना क्या था. पहले हमें गिवन में जो मेंशन था उससे हमने थर्ड साइड निकाल ली बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. फिर हम अपने क्वेश्चन में से प्रोसीड किए जहां पे हमें टेन पी और कॉट आर निकालना था. टेन पी की फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमने जस्ट वैल्यू देख राइट एंगल ट्रायंगल में देखकर लिख दी. और कॉट आर की भी सेम इट इज. और जब हमने वैल्यू दोनों को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि टेन पी इज इक्वल टू कॉट आर. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि एनी एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है, दो एंगल ए एंड एंगल बी. और आपको एक और चीज गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. कैसे? देखिए, आपको गिवन क्या क्या है. एंगल ए और एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल. एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, आपको ये भी गिवन है. आपको टू प्रूफ क्या करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एंगल ए और बी ऑलरेडी एक्यूट एंगल गिवन है. तो हम ए यहां पे हम ले लेंगे एंगल सी. ओके, हम जानते हैं कि एंगल सी 90 डिग्री होता है और ए और बी एक्यूट एंगल है. तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसी तरह से आपका नेमिंग होगी ए बी सी. अब हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर प्रोसीड करेंगे. क्या कि हमें पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए का. कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस. तो ए के लिए आपका बेस ये है, हाइपोटेनस ये है. तो ए सी अपॉन ए बी. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए. अब कॉस बी निकालेंगे हम सेम एज इट इज. कॉस बी क्या है आपका? कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा फॉर्मूला. लेकिन कॉस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कॉस बी के लिए बेस बीसी होगा और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है इसलिए ए बी होगा. तो यानी कि बेस क्या हो जाएगा आपका? बीसी और हाइपोटेनस ए बी. इसे आप सेकंड इक्वेशन सपोज कर लीजिए. और हमें गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. तो फ्रॉम 1 and 2 हम देख पाएंगे, फ्रॉम 1 and 2 यानी इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. और हम जानते हैं कि इक्वल साइड में जब रेशियो सेम होते हैं, मतलब रेशियो इक्वल हो गए, तो और ए बी इक्वल है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? ए सी इक्वल टू बी सी. अब जब ए सी इक्वल टू बी सी है तो आप देख पाएंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल बन जाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल. लेकिन यहां पर है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का नाम बनेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए सी और बी सी दो साइड इक्वल हैं. और दो साइड इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. ये आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जो दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं. सो
इफ AC equal to BC, then according to isosceles right angle triangle property, isosceles right angle triangle हम क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल देन their corresponding angle are also equal, corresponding angles are also equal। तो हम क्या कह सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हाउ, क्योंकि यहां पे आप कंक्लूड कर दीजिए सिंस देयरफॉर AC इक्वल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे इक्वल होंगे। आई होप आप लोग को ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, हमने क्या किया कि क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी आपका एक्यूट एंगल है, और एक और चीज गिवन है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने कॉस ए और कॉस बी निकाल लिया। कॉस ए कॉस बी निकालने के बाद जब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने मान लिया, तो जब गिवन से हमने क्या देखा कि दोनों इक्वल हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या गया कि AC इक्वल टू BC। और किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए ये बन गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसकी जब अपोजिट साइड इक्वल हैं दो साइड, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही चीज हमने लैंग्वेज में लिख कर अब हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा सके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में आपका गिवन है tan c की वैल्यू √3, और आपको फाइंड आउट करना है sin b प्लस cos c प्लस cos b sin c, और आपका राइट एंगल जो है वो एट A है, यानी A पर आपका 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए आप tan c की वैल्यू गिवन है √3, तो हम इसको ले सकते हैं √3/1, क्योंकि 1 आपका कुछ इस पे कोई वो वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप tan c का फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका √3 और बेस क्या हो गया आपका 1, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से BC फाइंड आउट करना है, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, क्योंकि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बीच में आना चाहिए, तो आप नेमिंग कैसे करेंगे, BAC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या आपका BC स्क्वायर बेस AC स्क्वायर प्लस जो आपका हाइट है वो है AB स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, AC की वैल्यू है 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, और AB की वैल्यू √3 है तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 स्क्वायर 1 होता है, और √3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3, और इसकी वैल्यू आ गई 4। अब ये BC स्क्वायर आपका आ गया 4, तो BC क्या हो जाएगा,
√4 और √4 की वैल्यू होती है 2। तो आपकी जो ये हाइपोटेनस साइड है वो आ गई 2। अब हम अपने क्वेश्चन में को फाइंड आउट जो करना है वो करेंगे सॉल्व। हमें क्या सॉल्व करना है, साइन बी प्लस कॉस बी साइन सी। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअली सबको फाइंड आउट कर लीजिए। साइन बी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है साइन बी के लिए, देखिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जब साइन बी के लिए निकालेंगे तो बी एंगल के थ्रू उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 1 और हाइपोटेनस 2। सेम एज इट इज कॉस सी निकालिए। कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन कॉस सी के लिए बेस तो आपका यही रहेगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो ये भी आपका 1/2 आ गया। सिमिलरली आप कॉस बी निकालेंगे। कॉस बी का फॉर्मूला भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, √3 और हाइपोटेनस 2, क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉस बी के लिए। तो इसका हो गया आपका √3/2। अगेन आपका लास्ट ऑफ हमें निकालना है साइन सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 और हाइपोटेनस 2। तो ये सारी वैल्यू मैंने इंडिविजुअली निकाल ली। अब हम वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो हमें फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा। देखिए साइन बी क्या है आपका 1/2, कॉस सी भी 1/2 है, प्लस कॉस बी कितना है √3/2 और साइन सी भी √3/2। अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, √3 मल्टीप्लाई √3 3/4। आपका डिनोमीटर सेम है तो आप जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4/4 और कैंसिल आउट होकर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोग को ये भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यू एडिशन की बुक है आर.डी. शर्मा उसमें ये बेसिक मेंशन होगा, और जो ओल्ड एडिशन की बुक होगी जिन भी बच्चों के पास उनमें ये लेवल 1 या लेवल 2 लिखा होगा। तो बेसिक में क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट है वो है आपका ट्रू फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली पूरा आपका ट्रू फॉल्स है और उसमें आपके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो 1 में क्या है, 17 के 1 में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स होगा कि tan a की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए ऑलवेज मेंशन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। tan a की वैल्यू समटाइम्स 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। यानी tan a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। कैसे, जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसकी 10.2 तो आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी होगी थोड़ी, यानी ट्रिग्नोमेट्री एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री सो ऑन। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और आप सभी जानते होंगे √3 की वैल्यू होती है 1.732 और 1/√3 आपका आ जाएगा समथिंग 0 पॉइंट समथिंग कुछ। तो देखिए ये 1 से कम हो गई तो इसलिए, लेकिन ऑलवेज 1 से कम नहीं होगी, समटाइम्स 1 से बड़ी भी तो हो रही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, 1 आपका फॉल्स, क्योंकि tan a की वैल्यू समटाइम्स ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और समटाइम्स लेस देन 1 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड में आपका मेंशन है sec a की वैल्यू गिवन है 12/5 और बोल रहा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सब एंगल a होगा या नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी और sec a का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 12 और बेस हो गया आपका 5। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, और हमेशा हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनस होती है। तो जब ये 12 मेंशन है 5 से बड़ी है, बेस से बड़ी है, तो इज इट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
थर्ड थर्ड बहुत इजी है। थर्ड में आपका मेंशन है कि कॉस ए के लिए जो हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, क्या वो कॉस कॉस सेकेंड ए यूज करते हैं? नहीं, कॉस ए के लिए हम लोग यूज करते हैं कोसाइन। कॉस ए के लिए हम लोग यूज करते हैं कोसाइन। और को सेकेंड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ये यूज करते हैं हम लोग कॉसेक के लिए। और यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या जो कॉस ए है उसके लिए हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं कॉसकेंट? नो, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी थर्ड का आंसर भी आपका फॉल्स आएगा। फोर्थ 17 के 4 में आपको बताना है ट्रू है फॉल्स कि कॉट ए क्या प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ इस तरह आपका रिजल्ट है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या कॉट इंटू ए होता है? कभी नहीं, क्योंकि ए क्या है? ए तो एंगल है, तो एंगल से कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है ये? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब लास्ट है आपका 17 का फिफ्थ है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लीजिए। अगर ये एंगल थीटा है और ये अगर आप सब ट्रायंगल को नेमिंग कर दें ए बी सी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हो गया आपका 4 और हाइपोटेनस 3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, आप खुद देखिए, जब बीसी हाइपोटेनस है और मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, और यहां पे क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल भी रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस 3 लेस देन परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो आई होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑफ लॉट्स, यानी एक्सरसाइज 10.1 के नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन लॉट्स के कुछ क्वेश्चन। तो ये थे आपके बेसिकली एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर बेसिक हमने जो सॉल्व किया 1 से लेकर 17 तक। थैंक यू।